अमरजीत जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत दिनों के बाद आज मैं पहली बार एक शो देखने के लिए आया हूँ और पिछले 1.5-2 साल से तो मैं बाहर निकला नहीं कोविड की वजह से। आज बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का कहना है कि जो आज ये कलाकार हैं, अमरजीत सिंह बिजली, सोनू निगम और इसके अलावा कौन कौन से नाम हैं जिनको आपने ट्रेनिंग दी और बाकी उसके बाद रिहर्सल करा के आज वो स्टेज पर मौजूद हैं, नाम कमा रहे हैं, हमारे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जो सिंगर प्लेबैक सिंगर बनता है वो अपनी मेहनत से बनता है। मैंने इतना किया है कि सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स करता रहा हूँ और उन कंपटीशन की शुरुआत भी मैंने ही की है। और आज कितने वर्ष हो गए, तकरीबन 40 वर्ष हो गए होंगे। हमारा काम ये होता था कि एक कंपटीशन किया करते थे जिसमें दूर दूर से सिंगर आते थे। ऑल ओवर इंडिया से 2-2.5 हज़ार सिंगर आते थे और उनमें से हम 40 या 50 नाम सिलेक्ट करते थे। और सिलेक्शन का प्रोसेस भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। उसमें कई तरह की स्टेजेस होती थी। अब वो जो 50 सिंगर जिनको मैं कभी मिला नहीं, जो कभी कुछ ऐसे भी थे जो कभी जिन्होंने माइक भी नहीं पकड़ा होता था, ऐसे सिंगर होते थे। तो क्योंकि मैंने फैसला किया था कि मैं अपना फाइनल शो करूंगा श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, जहाँ पे 2,500-3 हज़ार लोग आते हैं, या रविंद्र रंगशाला में जहाँ पे 15-20 हज़ार लोग आते हैं। तो इन नए सिंगर को एक हौसला देने के लिए हम उसके 15-15 रिहर्सल करते थे। हर एक रोज़ उसको आना पड़ता था। उसको हम एक ब्लैंक कैसेट देते थे और उस ब्लैंक कैसेट पे उसकी रिकॉर्डिंग होती थी हर रोज़। वो घर में कैसेट ले जाता था, उसको सुनता था। अगले दिन फिर वही कैसेट वो लेके आता था क्यू करके। अगले दिन वो डेट बोलता था और उसका वही गाना वो दोबारा गाता था। इसी तरह 15 दिन लगातार ये सिलसिला चलता था। और इसकी 2 रिकॉर्डिंग होती थी। एक रिकॉर्डिंग हमारे म्यूज़िक इंचार्ज जो होते थे, जो भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी, जैसे महेंद्र सरीन थे, अब उनकी उम्र 88 इयर्स की हो गई है और वो ऑल इंडिया रेडियो में बहुत मशहूर कंपोज़र हैं। छोटे लाल जी हैं, इंद्र नारायण जी हैं। ये सारे वो कैसेट को सुनते थे जो रोज़ रिकॉर्डिंग हो रही है और उनकी कमियां बताते थे। और उसके बाद में क्या होता था कि मेरे एक्सपर्ट्स आए होते थे। एक आदमी होता था जो उनका प्रोनंसिएशन करेक्ट करता था। वो उर्दू के प्रोफेसर होते थे। हर दिन गाना गाने के बाद 5 आदमियों के पास उस सिंगर को रिपोर्ट करना पड़ता था। तो एक ने तो प्रोनंसिएशन सुधारा, एक उसको बोलता था देख तेरे गाने में ऐसा है, ऐसा तेरे को ठीक करना है। एक बोलता था देखो माइक को पकड़ने का ऐसा तरीका होता है, ये सही तरीका नहीं। मैं आज से 40 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ। वो सिखाता था। एक उसको बताता था कि स्टेज पे मैनर्स क्या होती हैं, कैसे खड़ा होना है, कैसे एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करना है, क्या ड्रेस पहननी चाहिए इन गानों के लिए, और आपको ऑडियंस से रेपो बनाने के लिए, ताकि आपका गाना वो सुने, उस गाना गाते हुए क्या क्या करना चाहिए कि आप ऑडियंस को बांध सकें। ये एक ट्रेनिंग होती थी, एक किस्म की ऑल राउंड ट्रेनिंग, जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे। मेरे पास 50 लोगों की ऑर्गेनाइजिंग टीम होती थी। 50 पर्सन्स यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, दे वर पार्ट ऑफ, और वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो उस ट्रेनिंग के बाद शो से पहले हम एक छोटा ऑडिटोरियम बुक करते थे, जैसे सप्रू हाउस। छोटा भी क्या, 650 सीटें तो उसमें भी हैं।
और वहाँ पे एक एज ऑन स्टेज रिहर्सल होता था और सामने ऑडियंस भी होती थी, 400-500 की ऑडियंस होती थी और उनको कहा जाता था कि आपने रुकना नहीं है, ये एक शो चल रहा है। उसमें उनकी कुछ गलतियाँ होती होंगी, ये शो से 2 दिन पहले ऐसा होता था, वो रिहर्सल होता था। तो बात यह है कि ये जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्टेज पे चढ़े भी नहीं हैं, आज पहली बार आ रहे हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और वो सारा उनको समझाने के बाद फिर हम श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में 2,500 लोग तो अंदर बैठते थे, 400-500 बाहर ही खड़े होते थे। बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती थी मेरे हर शो में। और तब वो छोटा पड़ने लगा तो तब हमने IG स्टेडियम में भी शो कर दिए, वहाँ पे 25-25 हज़ार लोग आते थे। रविंद्र रंगशाला ओपन ऑडिटोरियम है दिल्ली का सबसे पुराना, ये तो ऑडिटोरियम बाद में बने हैं, वो तो 1948 के कुछ सालों के बाद ये है। रविंद्र रंगशाला रिज रोड पे है, करोल बाग में, वहाँ करते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो ऑडियंस होती थी वो मैं चुन के ऐसी बुलाता था जो इन सिंगर्स के काम आ सके। जैसे कि मेरे दोस्त थे गुलशन कुमार, बहुत पुराने दोस्त हैं और वो पहले तो जूस वगैरह बेचते थे, बाद में वो कैसेट्स के बनाते थे और मेरा उनसे संपर्क शुरू में ही हो गया था। तो वो मेरे शोज़ में आते थे। वेस्टर्न टीवी वाले जो हैं वो भी कैसेट बनाते थे, वो आते थे। तो मैं उनको कहता था कि देखो ये अच्छे सिंगर हैं, इसमें से किसी को आप गवाओ, चांस दो ताकि ये और आगे बढ़े। बहुत खूब। एक आखिरी सवाल, जो आज एक पीढ़ी है, नई पीढ़ी, वो भी बॉलीवुड सिंगिंग के सपने देखती है, उनको कुछ आपकी तरफ से टिप्स कि वो कैसे एक अच्छा सिंगर बन सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए उनको? देखिए, ज़्यादातर नए लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। अब उनको क्या है, मैं जो भी अच्छे सिंगर होते हैं ना, मैं बाद में बुला कर उनको इंडिविजुअल टिप्स देता हूँ, हर एक को देता हूँ जो इस काबिल होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, उनके लिए एक कान से आना दूसरे कान से चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छे होते हैं उनको मैं आज भी देता हूँ कि बेटा घर में प्रैक्टिस किया करो, हमेशा माइक के साथ घर में प्रैक्टिस करो और उसकी रिकॉर्डिंग करके रखो। रिकॉर्डिंग किया करो जो घर में प्रैक्टिस करती हो और बाद में उसको सुना करो। तुम्हें अपनी रिकॉर्डिंग का क्या गलत है क्या सही है खुद पता लगेगा, तुम अपने आप इम्प्रूव करोगी। यही सिस्टम 40 साल पहले मैंने शो में किया, ये इनको बताता हूँ। दूसरी बात उनको कई सिखाता हूँ कि सीखना नहीं छोड़ना कभी भी, जितना मर्जी तुम हो जाओ, जितनी मर्जी वाह मिले, क्योंकि सिंगर्स को स्पॉइल करने वाले होते हैं ऑडियंस के लोग जो झूठी तारीफ़ें करके, या उनके माँ बाप। ये मैंने देखा है, माँ बाप बच्चा इतना बढ़िया हो गया, इतना बढ़िया, तारीफ़ें कर करके उसके सामने तारीफ़ें करते हैं, वो बच्चा समझता बहुत बढ़िया। मैं उसको कहता हूँ धरती में रहना, कभी ये बोलते रहेंगे। मैं उनको बोलता हूँ सोनू निगम आज भी तो सीख रहा है, आज भी सीख रहा है वो। जी जी, तो इसलिए बहुत खूब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय देकर आने वाली पीढ़ी को एक सिंगिंग के टिप्स दिए और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। कैमरामैन शोक के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़।